स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ 9th वीडियो शेयर कर रहा हूं और इस 9th वीडियो में हम प्लस 2 के 5th चैप्टर मैट्रिसेस कंटिन्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये टॉपिक मैं 2 लेक्चर्स में पूरा करूंगा। 9th वीडियो भी देखनी है आपको और इसके बाद मैं अगली 10th वीडियो दूंगा, वो भी देखनी है। अगर आप ये दोनों वीडियो सिंसियरली देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और एग्जाम में आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म से अवेयर कराते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। इक्वेशन वर्ड बहुत यूज करेंगे हम यहाँ। इक्वेशन का मीनिंग होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन दिखे। जहां पर भी मुझे इक्वल टू का साइन दिखे, जैसे आप यहां पे ध्यान दीजिए x + y + z = 6, तो क्या मैं इसको एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बोलूं या इक्वेशन बोलूं? क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल है इसलिए मुझे इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना चाहिए, मुझे इसको इक्वेशन बोलना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि हम इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें इक्वल टू सिंबल हो। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी वर्ड बहुत यूज करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है कि इस तरीके की इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन में एक नहीं होगी, ग्रुप होगा उसका। ग्रुप में या तो 2 इक्वेशंस होंगी मिनिमम या फिर 3। तो अगर x y z 3 वेरिएबल्स में है तो आपके पास इक्वेशन भी 3 होंगी। और एक एग्जांपल मैं और लूंगा जिसमें सिर्फ x और y होगा, तो वहां सिर्फ 2 इक्वेशनों का ग्रुप होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इस टॉपिक में। लीनियर वर्ड भी हम यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मीनिंग होता है कि जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में यूज किए गए हैं उनकी पावर 1 मिलेगी आपको। चाहे आप x पे पावर देखते लें, चाहे आप y की पावर चेक करें, चाहे आप z की, हर बार आपको x y z जो वेरिएबल्स अननोन्स यूज किए गए उनकी पावर हमेशा आपको 1 दिखेगी, इसलिए हम इसको लीनियर वर्ड से बोलेंगे। तो कुल मिला के अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन विद 3 unknowns, with 3 variables। और जब मैं यहां पे बात करता हूं तो ये है ग्रुप ऑफ 3 इक्वेशंस, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग 3 वेरिएबल्स। तो ऐसा कुछ समझते हैं। एक और वर्ड समझते हैं 7x⁻³ इसमें सभी का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको 7 को मैथ में क्या बोलना चाहिए, x को क्या बोलना चाहिए और 3 को क्या बोलना चाहिए। तो यहां मैंने कुछ बताया आपको कि 7 जो x के आगे लिखा जाता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ साइन भी साथ में बोलता -7। तो जो आगे मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल के आगे वाली साइड जो मल्टीप्लाई टर्म होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो अननोन यूज किया जाता है क्वेश्चन में उसको हम वेरिएबल या अननोन बोलते हैं। और जो उसकी पावर होती है उसको हम या तो पावर बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं या बहुत हाई फाई हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये 3 टर्म हम यूज करते हैं पावर के लिए, पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, तब ये टॉपिक आपको समझ आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप होगा, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और टॉपिक यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस मेथड का नाम भी है मैट्रिक्स मेथड। तो हमारे +1 में +2 में सिर्फ यही टॉपिक काम करता है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये 6 मार्क्स का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कंप्लीट होगा 2 लेक्चर देखने के बाद, 2 वीडियोस देखने के बाद। अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊं तो वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, उसको देखने में आप भी बोर हो जाएंगे और आपको समझ भी कम आएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस टॉपिक को 2 वीडियोस में डिस्कस करूंगा। 2 क्वेश्चन मैं आज लेता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कल भी लूंगा। वो सभी देखने के बाद आप ये टॉपिक फाइनल एग्जाम में फिर कवर कर पाएंगे। तो समझते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है। एक मैट्रिक्स मेथड में मैट्रिक्स इक्वेशन होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल A कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल B। और यहां से यूनिक सॉल्यूशन
जब भी हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेकर के सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल X इक्वल टू, जब भी मैट्रिक्स को दूसरी साइड कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन B बाय A नहीं लिखते, क्योंकि A आज एक मैट्रिक्स है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो उसका उस मैट्रिक्स का इनवर्स बन जाता है, तो A इनवर्स इनटू B लिखना बेस्ट रहेगा। B बाय A आपको नहीं लिखना चाहिए, वो गलत होगा। और यूनिक सॉल्यूशन निकालने की एक शर्त है कि डिटरमिनेंट ऑफ A कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता, ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैंने फालतू में आपके लिए लिखा नॉलेज के लिए कि मैट्रिक्स A शुड बी नॉन सिंगुलर, तो मैट्रिक्स A डिटरमिनेंट ऑफ A जीरो नहीं होना चाहिए, या तो हम ऐसे कह सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, एक ही मीनिंग है। और जिसमें यूनिक सॉल्यूशन निकल जाए, जिस इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकल जाए, इस तरीके के यूनिक सॉल्यूशन वाले सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसमें भी सॉल्यूशन निकले। तो A का मीनिंग समझते हैं, X का मीनिंग समझते हैं और B का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज A, व्हाट इज X, व्हाट इज B। तो A को हम बोल देंगे इस टॉपिक में कोएफिशिएंट स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमेशा जो A मैट्रिक्स आज तैयार होगा वो हमेशा स्क्वायर टाइप का ही मैट्रिक्स बनेगा, या तो हमारे क्वेश्चन में 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा या 3x3 का, और इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम सही रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या कोएफिशिएंट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और कैपिटल X का मीनिंग भी समझें, इस मैट्रिक्स को हम हमेशा कॉलम पैटर्न में लिखेंगे और अननोन्स की हेल्प से लिखेंगे। जो अननोन्स, जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में यूज किए गए हैं उनको हम रो वाइज में लिखेंगे, उनको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, तब हमसे बनेगा कैपिटल X मैट्रिक्स। और कैपिटल B मैट्रिक्स कैसे आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे, उसके लिए आपको कॉलम मैट्रिक्स ही बनाना है आगे, और कांस्टेंट्स की हेल्प से बनाना है। तो ये कांस्टेंट्स जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको कंफर्म करना है कि ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड ही होने चाहिए। अगर गलती से ये -6 बना के इधर लिखा गया तो आपको पहले इस 6 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है। और दूसरी प्रिकॉशन आपको ये लेनी चाहिए कि जब आप कॉलम मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं तो वो कोई भी कॉलम मैट्रिक्स का जो ये कांस्टेंट्स हैं ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जैसे 3/4 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, समथिंग अगर कभी ऐसा मिले तो आप उसका फ्रैक्शन रिमूव करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा क्वेश्चन मैं कर लूंगा आपके साथ, लेकिन फिलहाल आप इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ 3/2 होता तो हमें पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उस 3/2 को ओनली 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे हो सकता था, वो 2 से इस इक्वेशन को फिर मल्टीप्लाई कर देते और वो क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट कहलाता, तो 4x - 2y + 4z और इक्वल टू 3 बन जाता। लेकिन आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी आप क्वेश्चन को समझना शुरू करें। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस का ग्रुप है, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोला, और यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, लैंग्वेज पे भी ध्यान दें, इतनी अच्छी लैंग्वेज आप यूज करें ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप टीचर पे इंप्रेशन भी अच्छा डाल सकें। लैंग्वेज जैसा मैं लिख रहा हूं कोशिश करें वही लैंग्वेज आप यूज करें। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये 3 दी गई हैं, ये भी जरूर लिखना चाहिए। फिर आप मैट्रिक्स मेथड से अनाउंस करेंगे कि आज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका A क्या बनता है, X क्या बनता है और B क्या बनता है। तो बताना शुरू करता हूं कि इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी लिखें और इसका सिंबल भी डालें। कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो जब हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उठाने हैं तो वो किस तरीके से उठेंगे वो देखिए। X का कोएफिशिएंट पढ़िए, आपको कोएफिशिएंट में समझा चुका हूं किसको कहते हैं, जो X के आगे मल्टीप्लाई होता है वो आपका कोएफिशिएंट। तो यहाँ X के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, Y के आगे भी +1 माना जाएगा और Z के आगे भी +1। तो हमने फर्स्ट रो में 1 1 1 इसलिए लिखा क्योंकि इस इक्वेशन से हमें कोएफिशिएंट 1 1 1 नजर आए। फिर दूसरी इक्वेशन से अगर मैं कोएफिशिएंट उठाऊं तो x का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने y का कोएफिशिएंट 1 पढ़ा तो वो गलत होगा, आपको -1 पढ़ना चाहिए। और z का कोएफिशिएंट आपको 2 दिख रहा है, हमने 2 उठाया। फिर तीसरी इक्वेशन की हेल्प से हमें तीसरी रो बनानी है और उसके कोएफिशिएंट जब आप रीड करेंगे तो आपको 3 1 और -1 मिलेंगे जो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया। हमने भी यही लिखा था कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की हेल्प से ये कोएफिशिएंट्स की हेल्प से ये बनेगा और स्क्वायर टाइप में बनेगा। तो 3/3 की शेप में बन रहा है तो बिल्कुल सही है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया।
अननोन मैट्रिक्स जब आपको बनाना है तो आपको उसको कॉलम पैटर्न में लिखना है, और अननोन्स कौन कौन से यूज किए गए इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड। अगर इसमें एबीसी यूज किए जाते तो हम यहाँ एबीसी भी लिख सकते थे, और इस समय एक्स वाई जेड यूज किया गया तो आपको कॉलम में एक्स वाई जेड लिखना है। तो ये बना आपका अननोन मैट्रिक्स, हमने इसको लिखा था कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाना है, कांस्टेंट मैट्रिक्स भी आपने कॉलम पैटर्न में ही लिखना है, और यहाँ पे कांस्टेंट्स आपको क्या दिख रहे हैं, 6, 3 और 2। यहाँ कुछ प्रिकॉशंस भी मैंने आपको बताई थी कि कॉलम मैट्रिक्स को बड़े ध्यान से, कांस्टेंट मैट्रिक्स को जब आपने पिक करना है तो बड़े ध्यान से करना है कि ये फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड नहीं होने चाहिए, ये इक्वल टू से दूसरी साइड ही ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड ही अवेलेबल होने चाहिए, उसी को रीड करेंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो गलती हो सकती है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स भी आपने 6, 3 और 3 इसलिए पढ़े क्योंकि सभी कांस्टेंट्स राइट हैंड साइड है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, और कॉलम पैटर्न में आपने इसको लिखा। तो अनाउंस हो गया ए, एक्स और बी। सबसे पहला स्टेप, हम 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी मैट्रिक्स की ब्रैकेट हटा के आप डिटरमिनेंट डाल देंगे, और आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं आपके पास 1, 1 और 1 एलिमेंट्स हैं। तो एक बार जब आप पहला 1 लिख रहे हैं तो पोस्टिव लिखेंगे, लेकिन जब मिडिल टर्म को आप हेड बना के बाहर लिखते हैं तो आपको उसका साइन बदल देना चाहिए। ये मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, एक्सपेंड करने का ये मेथड रहता है, और 1 प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अगर आप फर्स्ट कॉलम से करते तब भी यही था, प्लस माइनस प्लस। और आप 1 पे खड़े होके फिर आप पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम डिलीट कर दीजिए, और बाकी जो 4 मेंबर्स आपके पास बचते हैं वो इसी डिटरमिनेंट व्यू में बचते हैं। फिर 1 पे खड़े होके, मिडिल 1 पे खड़े होके जब आप डिलीट करते हैं तो आपके पास यही 4 मेंबर बचते हैं, 2, 2, 3, -1 जो हमने लिख दिया। फिर लास्ट वाले 1 पे जब आप कैंसिल करते हैं पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम, तो आपके पास जो 4 एलिमेंट्स डिटरमिनेंट फॉर्म में बचते हैं वो आपने लिख दिया। तो 3/3 का डिटरमिनेंट अब आपके पास 2/2 की फॉर्म में आ गया। अब 2/2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का मेथड भी आप जानते हैं, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो राइट हैंड वैल्यू में आपको -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है 1, और 1 को 2 से करना है -2। सिमिलरली इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, इसी तरीके से इसको, और कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आया 12। अब आपको बहुत खुशी हुई कि हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी 0 नहीं आना चाहिए, ये इस क्वेश्चन की शर्त है, और हमेशा आपके सिलेबस में सिर्फ यही टॉपिक है कि कभी भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा। बाकी अगर कभी 0 की आता है तो वो +2 के सिलेबस में इस समय एग्जाम्स में नहीं है, वो एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक नहीं आ सकता। सिर्फ वही टॉपिक आएगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो आपके पास हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही देगा टीचर, और तब आप अनाउंस करेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमारा यूनिक सॉल्यूशन लिख देगा, और इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12 आ गया, और अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की तैयारी करेंगे। सेकंड स्टेप में हम एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मच टेक करके हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, जितने भी एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो अगर मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया गया है तो आपको पता है कि कोफैक्टर्स को कैपिटल ए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 से मार्क करना पड़ता है। तो ये कोफैक्टर्स के सिंबल हैं, और यहाँ प्लस या माइनस में से क्या आएगा वो आप यहाँ समझ भी सकते हैं। जैसे हम पहले आपको कहते थे कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा या प्लस, यहाँ आप समझ भी सकते हैं ऐसा क्यों होता है। -1 रेज़ टू पावर i प्लस j लिखना होता है, तो 1 + 1, -1 रेज़ टू पावर i प्लस j लिखना होता है, यानी 1 + 2, और -1 रेज़ टू पावर i प्लस 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 + 3। तो उस तरीके से हमने ये सभी लिखे, और आप चेक कर लीजिए -1 रेज़ टू पावर 2 लिखने से माइनस नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। -1 रेज़ टू पावर 3 बनने से माइनस आएगा, और -1 रेज़ टू पावर 4 बनने से प्लस आएगा। तो इसी वजह से मैं पहले भी कहता था कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस या प्लस, वो इसी रीजन से आप समझ सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है। और फिर उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचता है वो भी आपको आता है कि 1 पे खड़े होके आपने पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम जब डिलीट करनी है तो वो 4 मेंबर्स -1, 2, 1, -1 बचता है।
जब हम इस 1 पे खड़े होकर डिलीट करते हैं तो इस तरीके से 2 2 3 -1 बचता है, वो हमने लिखा। और जब हम 13 पे एक सोच रहे हैं तो 13 पे पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम डिलीट करने के बाद 2 -1 3 1 बचता है, वही हमने लिखा। सिमिलरली हमने ये सभी उसी तरीके से लिखे और इनकी कैलकुलेशंस भी आपको मैं पहले 2-3 की समझा देता हूँ कि यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 2 की वजह से प्लस हो गया और राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड क्या कह रहा है आपको, राइट हैंड आपका -1 इनटू करने से आपका 1 बन जाएगा और 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने से 2 बनेगा, लेकिन राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड तो माइनस भी बीच में डालना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको -1 मिलेगा और ओवरऑल आपका आंसर -1 आ जाएगा। इसमें कोई भी शॉर्टकट मत लगाए। और इसी तरीके से आपको 12 नंबर कोफैक्टर निकालना है और 13 नंबर निकालना है और ये सभी कोफैक्टर्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हुए आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स की वैल्यूज को एक मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज करना है। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। ये एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला है। क्या सीख रहे हैं आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। तो कोफैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं तो उसको मैट्रिक्स पैटर्न में लिखिए, -1 8 5, फिर दूसरी रो के 2 -4 2 2 -4 2, फिर तीसरी रो में आप 3 0 -3 लिखिए और फिर उसको ट्रांसपोज डाल दीजिए। तो उसका ट्रांसपोज करने का मीनिंग भी आप जानते होंगे कि रो कॉलम्स बन जाते हैं। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, -1 8 5 आपका फर्स्ट कॉलम बन चुका है। फिर सेकंड रो 2 -4 2 आपकी सेकंड कॉलम बन चुकी है और फिर 3 0 -3 भी आपकी थर्ड कॉलम बन चुकी है। इस तरीके से आपको इक्वेशन 2 मार्क कर दिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। फिर तीसरे स्टेप में आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स भी आपको फार्मूला पहले से पता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए फार्मूला रहता है। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू स्टेप 1 से लाइए, 12 वैल्यू है वो, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रिजल्ट 2 से लाइए और वही मैंने लिखा कि यूजिंग रिजल्ट्स 1 एंड 2। अब 12 अगर ये हर एलिमेंट को डिवाइड कर सकता तो मैं एंट्री कर देता। अब ये 12 की कुछ को डिवाइड कर पा रहा है कुछ को नहीं, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, अंदर एंट्री नहीं दी। और फिर यूनिक सॉल्यूशन, फोर्थ स्टेप में यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला आज ही बताया था आपको कि कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स इनटू B होता है। ये मैट्रिक्स मेथड से हम ड्राइव करके बताया था आपको शुरू में। तो A इनवर्स की वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं, थर्ड इक्वेशन वाली वैल्यू को आप यहाँ यूज कर लेंगे। और B एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है जिसको हम कॉलम पैटर्न में लिखते हैं। शुरू में गिवन में आपको बताया गया था कि कांस्टेंट मैट्रिक्स कैसे बनाना, तो वो हमने लिख दिया 6 3 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा। तो -1 को 6 से करेंगे तो -6, 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 3 को 3 से करेंगे तो 9। फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई हो 48, -4 को 3 से करेंगे तो 12 और लास्ट मेंबर से 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो को भी इसी तरीके से करेंगे तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 30, सेकंड मिडिल से होगा तो 6 और लास्ट से होगा तो -9। और इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद आपको 9 36 27 बचता है और बाहर 1/12 अभी भी चल रहा है। अब 12 को आपको एंट्री करना ही पड़ेगा, चाहे वो डिवाइड करना है चाहे नहीं, क्योंकि अब हम फाइनल आंसर की तरफ आ रहे हैं। वो फ्रैक्शंस में आंसर भी आ सकते हैं। तो 9/12 36/12 और 27/12 को कैंसिल करने के बाद आपको 3/4 3 और 9/4 मिलता है। तो आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी से अब बोलना आता है कि x आपको 3/4 मिला, y आपको 3 के बराबर मिला और z आपको 9/4 के वैल्यू के बराबर। तो ये आपके यूनिक सॉल्यूशंस आ गया जो आपने सिस्टम ऑफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उस पहले क्वेश्चन से थोड़ा वीक है, इसके चांसेस एग्जाम में कम रहते हैं, लेकिन ये 2/2 का है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमें दो इक्वेशन दी गई। इस बार दो इक्वेशन क्यों दी गई, क्योंकि अननोन्स कितने हैं, 2। तो अब हमें ग्रुप भी कितना बड़ा चाहिए, सिर्फ 2 इक्वेशंस का। अगर 3 अननोन्स होते तो हमें ग्रुप भी 3 इक्वेशन का चाहिए। तो आज हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो यूजिंग सबसे पहले लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये 2 दी गई हैं। फिर मैट्रिक्स मेथड से आप a x और b अनाउंस करेंगे कि हमें a क्या नजर आ रहा है, b क्या नजर आ रहा है और x क्या नजर आ रहा है। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स समझ ही गए होंगे आप। x का कोएफिशिएंट 7 है और y का कोएफिशिएंट -2 है, इसलिए आपने फर्स्ट रो में ऐसा लिखा। सेकंड रो में आपने x का कोएफिशिएंट 2 पढ़ा और y का कोएफिशिएंट -1 पढ़ा, इसलिए आपने लिखा। तो आपका a मैट्रिक्स बन गया।
अननोन मैट्रिक्स आपको पता है कौन कौन से अननोन्स क्वेश्चन में यूज किए गए एक्स और वाई, उसको कॉलम पैटर्न में ही लिखना है, रो में नहीं लिख सकते आप। और कांस्टेंट मैट्रिक्स भी आपने कॉलम में ही लिखना होता है। कांस्टेंट मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं -7 और 1, इसकी हेल्प से आपने बनाया। फिर स्टेप 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, इधर भी डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया। तो 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू से होता है। तो राइट हैंड वैल्यू आपको दे रही है -7 और लेफ्ट हैंड दे रही है -4। तो -4 जब हम इस लेफ्ट हैंड वैल्यू में एक माइनस अपनी तरफ से भी लगाएंगे तो वो +4 हो जाएगा, बैलेंस बचेगा -3। तो ये 0 के बराबर नहीं आया, सो यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। हमने इसको नंबर 1 से मार्क कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए दोबारा से लेके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं और आज कोफैक्टर्स के सिंबल बनेंगे 11, 12, 21 और 22। -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 और -1 रेज़ टू पावर 2 + 2। उस नॉलेज से और फिर ये एलिमेंट किस तरीके से बचा है ये भी समझ लेते हैं। 11 नंबर के हिसाब से जब हम सोच रहे हैं तो पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम डिलीट करने के बाद आप बचता ही आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है -1। फिर आप 12 पे खड़े होकर जब आप रो और कॉलम डिलीट करते हैं तो बचता ही एक ही एलिमेंट है 2। और फिर 21 पे सोचते हैं तो -2 बचता है, वो लिखा गया। और जब आप इस 22 पे खड़े होकर सोचते हैं तो 7 बचता है, वो लिखा गया और आपको ये वैल्यूज मिल गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है कि कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाया और उसका ट्रांसपोज कर दे। हमने जितने भी कोफैक्टर्स निकाले उन वैल्यूज को लिख दिया गया और उसका ट्रांसपोज करने के बाद -1 और -2 वो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो में एलिमेंट 2 और 7 वो फर्स्ट सेकंड कॉलम बन गया। इस तरीके से आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिला। इसको हमने रिजल्ट 2 से मार्क कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में आपको A इनवर्स निकालना होता है। A इनवर्स का फार्मूला भी आपने याद किया होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो उससे डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपके पास -3 आ चुकी है और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू रिजल्ट 2 से आपके पास ये है। हमने लिख दिया कि ये वैल्यूज कहां से ली है, यूजिंग रिजल्ट 1 और 2। फिर आपको A इनवर्स की वैल्यू, अच्छा इसका माइनस भी आपने अंदर एंट्री कर दिया है। तो यहां से -1 + 1 2 -2 बन चुका है, -2 + 2 बन चुका है और 7 -7 बन गया है। माइनस एंट्री करने से अंदर के साइन चेंज हो गया। तो आपके पास A इनवर्स का वैल्यू आ गई जिसको हमने थर्ड रिजल्ट से मार्क कर दिया। और फिर यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय मैट्रिक्स मेथड में यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला कैपिटल X = A इनवर्स * B आपको याद करना है और कैपिटल X की वैल्यू आपको X और Y लिखना है। A इनवर्स की वैल्यू आपको रिजल्ट 3 से मिल जाएगी और B की वैल्यू भी आपको गिवन कांसेप्ट से मिल जाएगी। शुरू में आपने B और X अनाउंस किए थे वो आपने यहां पे लिखे। फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 1 से करेंगे -7 रहेगा, -2 को 1 से करेंगे तो -2 रहेगा। सेकंड रो भी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो पहला इससे होगा तो -14 बनेगा और -7 जब 1 से होगा तो -7 हो जाएगा। और कैलकुलेशन करके आपको -9 मिलता है। 1/3 के अंदर एंट्री कर देते हैं तो इसको कैंसिल करके आपको -3 बचेगा और इसको कैंसिल करने के बाद आपको -7 बचेगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लगा के अब आपको x की वैल्यू मिल गई -3 और y की वैल्यू मिली -7। इस तरीके से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आंसर मिल गया है x = -3 और y = -7। एक चेक करने का मेथड भी बता देता हूं कि हमारा आंसर ये ठीक है या गलत। तो इन वैल्यूज को आप किसी एक इक्वेशन में रख के देखें। यहाँ पे x की वैल्यू आप -3 लिख के देखें और y की वैल्यू -7 लिख के देखें। अगर वो कैलकुलेशन -7 ही बचती है तो आप इस आंसर को बिल्कुल ट्रू मानेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये चेकिंग मेथड है। आप इस तरीके से एग्जाम में श्योर हो सकते हैं कि मेरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं। लास्ट में स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 9 दे रहा हूं मैं आपको। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और इनके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। और इनमें से सेकंड क्वेश्चन का हिंट शेयर करना चाहूंगा। जब आप इसमें से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे z नहीं दिख रहा फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको बोलना है 1 1 0। 0 क्यों बोला आपने? क्योंकि जो चीज एब्सेंट होगी, जो वेरिएबल x y z में से एब्सेंट होगा उसके लिए आपको 0 ट्रीट करना है। तो आपको 1 x में दिख रहा है, y में दिख रहा है, z नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको बोलना है 1 1 0। सेकंड रो जब आप लिखना शुरू करेंगे इसमें आपको x नहीं दिख रहा तो 0 1 1 बोलना है। समझ गए होंगे आप, क्योंकि y के लिए 1 है और z के लिए 1 है। इसमें आपको गड़बड़ करके लिख के दिया गया है तो आपने बिल्कुल सीरियसली ठीक ढंग से लिखना है। x के लिए 1, y के लिए 0 और z के लिए 1। तो आपको लिखना है 1 0 1। या b और x ढूंढते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और
थर्ड क्वेश्चन का भी हिंट देना चाहूंगा। ये मैट्रिक्स दिया गया आपको और आपको इसका ए इनवर्स निकालना है। मुझे लगता है ए इनवर्स आपको 3 स्टेप से निकालना आता है। पहले स्टेप में आप डिटरमिनेंट ऑफ ए, दूसरे स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए और तीसरे स्टेप में आप ए इनवर्स का फार्मूला लगा के 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लेते हैं। और जब आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर आप इससे ए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो यही बनेगा। आप चेक कर लीजिए 1 2 -3 और 2 3 2 और 3 -3 -4। तो आपका टाइम बचेगा जो आपको 3 स्टेप करने होते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, वो दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। जो आपने पहले ए इनवर्स निकाला है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ए इनवर्स भी आप वही डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे पास आ गया। तो सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हो आपको सिर्फ 4 स्टेप लगाना होगा। कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स की वैल्यू जो आपने ये वैल्यू निकाली होगी वो आपके 4 स्टेप में काम आ जाएगी। a इनवर्स इनटू b, b आपको दिख रहा है कि इससे बनता है -4 2 4 11, मल्टीप्लाई करके आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पर्सनली फोन पे कॉल करके उससे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।